जी, आज की इस वीडियो में उस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं उनका जो टेस्ट हुआ था। दैट इज़ सब्जेक्ट है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो टेस्ट पेपर हमने कंडक्ट कराया था उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। जैसा कि आप कुछ यहाँ पे देख पाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के है, ये सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25% से है, और 40 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, विच वुड यू एक्सपेक्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स लाइकिंग टीलोमरेज। अगर किसी सेल्स में जो कि यूकैरियोटिक सेल्स है, अगर टीलोमरेज एक्टिविटी अगर वहाँ पे नहीं हो रही हो तो क्या करेगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीलोमरेज जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए का लास्ट का एंड वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या करता है, एंड पॉइंट को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। टीलोमरेज एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है जिसके पास आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं, और वही आरएनए सीक्वेंसेस पे एक्ट करके मींस एज ए टेम्पलेट यूज करके वो क्या करता है, काम करता है। सो टीलोमरेज बेसिकली क्या है, एक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनने वाला एक एंजाइम है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो अगर किसी सेल्स में टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ पे डीएनए की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, रिडक्शन इन क्रोमोसोमल लेंथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ये जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन है क्या होंगे, आपके गलत होंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट फॉर रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में दोनों ही कंडीशन मीन्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के लिए क्या वो चीज़ है जो कि चाहिए होगा, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि दोनों केस में चाहिए होता है। नंबर पहला है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 4 काइंड्स ऑफ डीएनटीपी, प्राइमर एंड ओरिजिन्स। नंबर दूसरा है 2 पॉइसोमरेजेस, टीलोमरेजेस, पॉलीमरेजेस। नंबर तीसरा है जीसीडी सीक्वेंसेस, रीजन पॉलीमरेजेस, क्रोमोसोम मिक्स एंड न्यूक्लियोसोम लूजनिंग, 4 डीएनटीपीज एंड 4 आरएनटीपीज, लाइगेज, प्राइमर एंड न्यूक्लियस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन से एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक डीएनए के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, 2 डीएनए बनाते हैं और बनता है। और ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, डीएनटीपी चाहिए होता है, मीन्स डीऑक्सी नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए होता है। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए होता है, ये आपका एज ए टेम्पलेट का काम करता है। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, मीन्स प्राइमर चाहिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बगैर प्राइमर के आपका डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंडीशन सारा मीट किस पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। टोपोइसोमरेज टीलोमरेज प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसको कोई जरूरत नहीं होती है। जीसीडी चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं है। एटीडी सीक्वेंसेस होना चाहिए रेप्लिकेशन होने के लिए, राइट। और इसके साथ साथ न्यूक्लियोसोम लूजनिंग 4 डीएनटीपी जा रहा है, इसकी मतलब ये दोनों केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है उसे यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस क्या यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को कौन डिस्क्राइब करता है, क्या स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए अलोन, नहीं। ये क्रोमोसोम जो होता है आपका डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जैसा कि क्लासेस में बता चुका हूँ, और इसको आप न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, राइट। द न्यूक्लियोसोम इज इट्स द मोस्ट बेसिक फंक्शनल सब यूनिट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। द नंबर ऑफ जीन ऑन ईच क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीन, the number of a gene on, okay, the number of a gene on each chromosome is different in different cells type of on organism। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखा कि क्या जीन सारे क्रोमो मतलब जो सभी एक एक जो क्रोमोसोम्स होगा जो कि अलग अलग सेल्स में पाए जाएंगे उन सब में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होता। एक्सप्रेशंस अलग होते हैं बट नंबर ऑफ जीन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपके डीएनए का जो सीक्वेंसेस है वो सारे सेल्स में क्या होंगे, आपके सेम होंगे। ये बात अलग है कि उसका एक्सप्रेशंस अलग अलग होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहा था। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। इट कंसिस्ट अ सिंगल लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, एग्जैक्टली। एक क्रोमोसोम जो होता है आपका एक डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है, मींस जितना आपके बॉडी में क्रोमोसोम है उतने आपके पास क्या होगा, डीएनए होगा। सपोज अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्या होंगे, डीएनए मॉलिक्यूल भी होंगे। सो दिस वन विल द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ अ सेल अनेबल टू प्रोड्यूस हिस्टोन प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ लाइकली इफेक्ट। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली एक क्या है, बेसिक प्रोटीन होती है। लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर के बनने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इसका काम होता है डीएनए को रैप करने में क्या करता है, हेल्प करता है इस तरीके से, राइट। डीएनए की रैपिंग करता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होती है जो कि डीएनए को रैप करता है। अगर
और ये रैपिंग किस लिए होती है? पैकिंग करने के लिए। छोटे से न्यूक्लियस में इतना लार्ज सा डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना है, छोटे-छोटे सर्कल बना करके ऐसे ही कॉम्पैक्टली पैक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है आपका न्यूक्लियस में आकर के पैक नहीं हो पाएगा। सो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? द सेल्स डीएनए कुड नॉट बी पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाई डू हिस्टोन बाइंड टाइटली टू द डीएनए? जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हिस्टोन प्रोटीन एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं आपके लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स होते हैं, और डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट पे आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिवली बहुत अच्छे से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली वाइल डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। E. coli cells grown on 15 medium are transferred to the nitrogen 14 medium and allowed to grow for 2 generations more. DNA extracted from these cells is centrifuged. What density distributions of a DNA would be expected in the experiment? पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है और जिनका कि स्ट्रैंड आपको कैसा है, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15। इसको क्या कराएगा, 2 बार ग्रो कराएगा। पहली बार अगर ये ग्रो करेगा कौन से मीडियम में, नाइट्रोजन 14 वाले में, तो ये क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन 14 बनेगा, एक नाइट्रोजन 15 बनेगा, तो 14 और 15 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा आपका 14 और 15 और 14 बनेगा। लेकिन जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे केस अलग आ जाएगा। इस वाले पे जब स्ट्रैंड बने, ये वाला जब टेम्पलेट का काम करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 15 बनेगा। चूंकि मीडियम में 14 है तो क्या बन जाएगा आपका, 14 बन जाएगा। लेकिन जब ये काम करेगा दोनों कैसे बनेंगे आपके, 14 और 14 बन जाएंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रैंड कैसे बनेगी, 15 और 14 की, नाइट्रोजन जिसमें होगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो बेसिकली क्या होगा, 14 एंड 14 का होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक तो लो डेंसिटी दिखाई देगा। नाइट्रोजन 15 सबसे क्या है, हाईएस्ट है। नाइट्रोजन 15 और 14 दोनों स्टैंड, अगर ये दोनों स्टैंड आपके क्या है, 15-15 है तो ये हाईएस्ट डेंसिटी है। अगर एक स्टैंड 15 और 14 है तो ये क्या होगा, मीडियम होगा। और लोएस्ट क्या होगा आपका, नाइट्रोजन 14 एंड 14 होगा, राइट। 3 तरीके की स्टैंड यहाँ पे बनेगी। तो मतलब कि हाई मीन्स नाइट्रोजन 15, लो आपका दैट इज नाइट्रोजन 14, और मीडियम दैट इज नाइट्रोजन 14 एंड 15। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस स्टैंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो मीडियम दिखाई दे रहा है और एक तो क्या दिखाई दे रहा है, लो दिखाई दे रहा है। हाई कहीं पे है ही नहीं। तो एक स्टैंड कैसी बनेगी, लो डेंसिटी वाली, और एक कैसी बनेगी आपकी, मीडियम वाली, राइट। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 1 लो डेंसिटी एंड 1 इंटरमीडिएट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली कि आप लोग समझ जा रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्लासेस पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से। बायोकेमिस्ट आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज वेरियस मॉलिक्यूल नीडेड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। कोई एक बायोकेमिस्ट रिसर्चर है और उसने क्या किया है कि सारे मॉलिक्यूल्स को, क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्या किया, आइसोलेट किया और प्यूरिफाई किया, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। व्हेन सी एड्स सम डीएनए, जो रिसर्चर है वो लेडी है, उन्होंने क्या किया, जब कुछ डीएनए को ऐड किया तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशंस अकर्स, बट ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रैंड पेयर्ड विद अ न्यूमरस सेगमेंट ऑफ अ डीएनए अ फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। लेकिन उसने देखा कि सारे डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक स्ट्रैंड पे वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट बन रहे हैं, और जो कि कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड के हैं। व्हाट हैज सी प्रोबेबली लेफ्ट आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, उसने उस एक्सपेरिमेंट से क्या समझा और उसमें क्या चीज़ उसने नहीं डाला है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होता है कि एक स्ट्रैंड आपकी क्या बनती है, लैगिंग बनती है, और एक क्या बनती है, लीडिंग बनती है। तो जो आपकी लीडिंग बनेगी वो तो कॉन्टिन्यूस बनेगा, लेकिन जो लैगिंग होगा वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और इस डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए क्या आता है, डीएनए लाइगेज आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। डीएनए लाइगेज यहाँ पे नहीं है, दैट इज वाई ऐसा बन रहा है। What is the basis for the differences in how leading and lagging strand of a DNA molecules synthesize? पूछ रहा है कि डीएनए और डीएनए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज होता है, उसको लेकर के यहाँ पे सवाल है। और सवाल यहाँ पे इनका यही है कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से जाना है यहाँ पे। द ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन अकर ओनली एट द 5' हेलिकेज एंड सिंगलेट स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन जॉइन न्यू न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है वो 5' टू 3' के डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स इसके लिए टेम्पलेट जो होगा वो क्या काम करेगा, 3' टू 5'। तो ये 3' टू 5' ग्रोइंग स्टैंड पे ही 5' टू 3' डायरेक्शन क्या कर सकता है, काम कर सकता है। दैट इज वाई
आपका एक स्ट्रैंड जो होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, एक वाली स्ट्रैंड क्या होती है आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। यही इसमें डिफरेंसेस है। सपोज कीजिए अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है और ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो ये काम किस में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो ये इसके लिए क्या होगा आपका 5 प्राइम और ये क्या होगा आपका इसका 3 प्राइम। तो यहाँ जाएगा, फिर इसका इधर जाएगा, फिर इसका इधर जाएगा, छोटा छोटा बनेगा। तो ये डिफरेंसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज कैन ज्वाइन न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द थर्ड प्राइम एंड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड। In analyzing the number of different bases in a DNA sample, which result would be consist with the base pair। जैसा कि चारगफ का रूल है कि जो भी आपके ए और जी के सीक्वेंसेस होंगे वो आपके सी और टी से बराबर बराबर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है द इलोंगेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है वो क्या मतलब क्या होगा, द प्रोसेस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। नहीं, आपने पढ़ा है कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है ये, और रेप्लिकेशन फॉर्क आपको ऐसे मूव करता है, लीडिंग स्ट्रैंड भी क्या करता है आपको ऐसे ही मूव करता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड का मूवमेंट जो होता है रेप्लिकेशन के टूवर्ड्स होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। अकर्स इन द 5 प्राइम टू 3, नहीं ये गलत है। 5 प्राइम टू 3 होता है, 3 प्राइम गलत दे रखा है। प्रोड्यूसर्स होगा जाके फ्रेगमेंटेड, नहीं, लीडिंग स्ट्रैंड होगा जाके फ्रेगमेंट नहीं बनेगा। डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और डज नॉट रिक्वायर अ टेम्परेरी स्ट्रैंड, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। द नाइट्रोजन स्पीसीज एडेनिन इज फाउंड इन ऑल मेंबर ऑफ विच ग्रुप। एडेनिन जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ मेंबर में पाया जा रहा है, प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा, प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा, एटीपी में पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज दे रखा है इसमें होगा नहीं, प्रोटीन दे रखा है इसमें होगा नहीं। इजी सा क्वेश्चन है। यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रोटीन डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए इज एडवांटेजेस फॉर द सेल्स बिकॉज। पूछ रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए स्ट्रैंड को यूज किया जाता है बजाय कि डीएनए के ही स्ट्रैंड को। इसके लिए क्या फायदा है, क्या इसका बेनिफिट है। तो दे रखा है कि आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट। आरएनए एक्ट एज एक्सपेंडेबल कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यस, जेनेटिक मटेरियल का ही कॉपी होता है और जेनेटिक मटेरियल की इंटीग्रिटी बनी रहती है। आरएनए को अपना मैसेज कन्वे कर देता है ताकि जाकर के वो काम कर पाए। If proteins were composed of only 12 different kinds of amino acids, what would be the smallest possible codon size in genetic system with 4 different nucleotide? जैसा कि आपको मालूम है कि 4 न्यूक्लियोटाइड हमारा होता है तो 4 बेस हो जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके जब निकालते हैं तो कितना आता है, 64 आता है, राइट। क्योंकि हमारे पास अभी नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हैं। तो 20 को पूरा करने के लिए 64 अमीनो एसिड्स कोडॉन होते हैं। क्योंकि अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा आपका 16 ही हो पाएगा, और 16 क्या है 20 से कम होता है। दैट इज वाई आपका कोडॉन जो है वो डबलेट नहीं हो सकता है, ट्रिपलेट होगा। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड्स कितने हैं, 12 हो जाए, तो 12 अगर अमीनो एसिड होगा तो उसको अगर आप 4 पार्ट 2 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, और ये 16 नंबर जो है 12 से क्या है ज़्यादा है। सो हमारा जो कोडॉन होगा वो डबलेट का होगा, मतलब जैसे लाइक TA या फिर AU या फिर आपका CA, इस तरीके से, ना कि ट्रिपलेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर ट्रिपलेट ऑफ अ बेस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए 5 प्राइम ASA, द करस्पॉन्डिंग कोडॉन फॉर द mRNA स्ट्रैंड इज। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे दे रखा है आपको 5 प्राइम A, तो आपका जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो 3 प्राइम 5 प्राइम बन जाएगा। यहाँ पे A के जगह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा UCA। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The genetic codon is essentially the same for all organisms. From this, one can logically assume all of the following except। जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबके लिए लगभग सेम होता है, एसेंशियली सेम होता है। तो इस कंसेप्ट से आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अ जीन्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म कुड बी थ्योरेटिकली एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर, गलत है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन एंसेस्टर, गलत है। डीएनए वाज, मतलब कि ये हो सकता है, और पूछ रहा है कि एक्सेप्ट किसके अलावा, मतलब आपको वो फाइंड आउट करना है जो कि इसके लिए सही स्टेटमेंट है। डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल सेम कोडॉन इन द डिफरेंट, ये हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या सही आंसर है, क्योंकि आप इस बात से पता नहीं लगा पाएंगे कि डीएनए ही पहला आपका जेनेटिक मटेरियल था, इस स्टेटमेंट से कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, क्योंकि पहले आरएनए हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट चलते थे। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। The universal genetic codon is now known to have exceptions. Evidences for this could be found if which of the following is true। यहाँ पे बताया जा रहा है कि if UGA usually stop codon is found to code for an amino acid such as tryptophan usually coded by the UGC। ये स्टेटमेंट आपका सही है। नॉर्मल कंडीशंस में UGA 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, युवा, युग,
एंड युगा। ये स्टॉप कोडॉन होता है, लेकिन ये कुछ केसेस में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के केसेस में, सम बैक्टीरियल केसेस में ये आपका ये ट्रिप्टोफैन को क्या करता है, कोड करता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि यूनिवर्सल जेनेटिक कोडॉन के भी क्या है, एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट बेस्ट रिप्रेजेंट अ कोडॉन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रिपलेट बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कोडॉन को। तो ट्रिपलेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोडॉन हमारा क्या होता है, एयूजी के फॉर्म में सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो ट्रिपलेट इन द सेम रीडिंग फ्रेम एज एन अपस्ट्रीम ऑफ एयूजी। रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट हो और जहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, राइट। इसको आप बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। तो इस पे आपका सेम रीडिंग फ्रेम पे पाया जाना ट्रिपलेट, इसको आप बोलते हैं दैट इज द कोडॉन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। Which of the following is true for both prokaryotic and eukaryotic gene expression? uh, इसके लिए RNA polymerase bind to the promoter region to the begin transcriptions, ये वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। दोनों केसेस में आपका प्राइमर प्रोमोटर से ही बाइंड करता है, जैसा कि आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज RNA polymerase differ from DNA polymerase। RNA polymerase और DNA polymerase की एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस होता है। RNA polymerase uses RNA as a template and DNA polymerase uses DNA as a template। RNA polymerase binds to single stranded DNA and DNA polymerase binds to the double stranded DNA। और RNA polymerase is much more curable than DNA polymerase। RNA polymerase can initiate RNA synthesis but DNA polymerase requires a primer। This one is the राइट आंसर। डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्म टर्मिनेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोटिक। टर्मिनेशंस प्रोकैरियोटिक में दो तरीके से होता है, एक तो आपका रो डिपेंडेंट और एक रो इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो कब होगा ट्रांसक्रिप्शंस आपका, यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट दे रखा है। RNA polymerase transcribed through the terminal sequences, causing the polymerase to fail off the DNA release to the transcriptions, right? So RNA polymerase का जो आपका ये होगा स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज द बी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से था, और होपफुली कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप भी अगर ऑनलाइन क्लासेस जुड़ना चाहते हैं MS बायोलॉजी से CSIR के लिए, जो कि दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली आप MS बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे कोर्स है CSIR का, और अभी उस पर बेसिकली 20% का क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है। आप नॉर्मली वो उसका प्राइस कितना है, दैट इज 5000 होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको 4000 में ही परचेस करने को मिल जाएगा। 6 मंथ के लिए उसकी वैलिडिटी है, आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ साथ आप अगर ये कोर्स परचेस करते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से भी क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और डेली बेसिस पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।